हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस उदय सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए जो बुक रेफर की जाती है बाय द आईबीएफ, दैट इज मैकमिलन बुक, उस बुक के अंदर जो मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज गिवन है एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, उन सभी एमसीक्यूज को जो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी के अंदर जो हम लोगों को चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उन चैप्टर्स के एंड में जो एमसीक्यूज गिवन है इन योर मैकमिलन बुक, उन सभी एमसीक्यूज को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को देखने के लिए, इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बैंक मार्केटिंग रेफर्स टू, योर स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स नाउ एंड इन द फ्यूचर, assessing the present and future need of the customers, setting business development goals and making plans to meet them, adapting to a changing environment in the marketplace. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer? The right answer here will be option number D, that is चारों की चारों ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, डेरिक वॉन्डरवेयर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा बैंक मार्केटिंग को लेकर के कुछ आउटलुक्स दिए गए, उन्होंने कुछ अपनी राय दी रिगार्डिंग द बैंक मार्केटिंग, उसी के रिगार्डिंग ये यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक बैंक बोल रहा, बैंक के लिए जो बैंक मार्केटिंग क्या हो जाएगी कि जब एक बैंक ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई मेरे लिए जो है वो टियर 2 सिटीज जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट की तरह मुझे देखने के लिए मिलती है, वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको जो है वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, जिसके लिए उनको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो इट कैन बी अ मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर मी राइट नाउ, एंड इन फ्यूचर टियर 3 सिटीज कैन बी द प्रॉफिटेबल मार्केट। तो अगर हम लोग अपने लिए प्रॉफिटेबल मार्केट असेस कर पा रहे हैं, दैट विल रेफर टू अ बैंक मार्केटिंग। आफ्टर दैट, असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द कस्टमर, मतलब अगर कस्टमर आप लोगों के पास आता है कि भाई मुझे जो है वो अपना एक एफडी अकाउंट ओपन अप करवाना है, वो आप लोगों के बैंक का एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आपने उसका एफडी अकाउंट तो ओपन अप कर दिया, साथ ही आपने उससे बात की कि सर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, तो व्हाई नॉट यू ऑप्ट फॉर आवर ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। तो वहाँ पे कस्टमर की प्रेजेंट और फ्यूचर नीड दोनों को आप लोगों ने जो है वो एड्रेस कर दिया। इट इज ऑल्सो बैंक मार्केटिंग। नेक्स्ट इज सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू मीट देम। बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स कि भाई मुझे जो है वो अगले साल जो ओल्ड एज कस्टमर्स हैं उनके लिए एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है और उस प्रोडक्ट के थ्रू रेवेन्यू अर्न करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया बिजनेस डेवलपमेंट गोल सेट करना। अब इसको किस तरह से जो है मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा चैनल यूज किया जाएगा, व्हाट विल बी द माय प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, इसका प्राइस कितना रहने वाला है, किस चैनल के थ्रू इसको ऑफर किया जाएगा, ये सभी हमारा पार्ट बनेगा बैंक मार्केटिंग का। नेक्स्ट इज एडेप्टिंग टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द मार्केट प्लेस। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है विद रेफरेंस टू, अगर बैंक बात की जाए तो जैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में जो है हम लोग डिजिटल मीन्स को ऑप्ट कर रहे हैं। सो अगर एक बैंक खुद को जो है वो चेंज कर पा रहा है, खुद के ऑपरेशंस, खुद के जो फंडामेंटल आर्किटेक्चर है, जो फंडामेंटल बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर पा रहा है विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, बैंक मार्केटिंग जो है वो बोल देंगे। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं अभी। आफ्टर दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स को हम लोग जो है वो 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उन एलिमेंट्स को अगर सही से यूटिलाइज किया जाए, सो वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट गाइज। अब देखिए कौन कौन से वो 7 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस भी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें बैंक के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो बैंक के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, लोन प्रोडक्ट्स हो गए, सो दीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। प्राइस क्या हो जाएगा, अब देखिए जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से, दैट विल बिकम द प्राइस इन दैट
पर्टिकुलर केस। और जब भी एक एफडी या फिर आरडी जो है वो ऑफर की जा रही है कस्टमर को, मतलब एक एफडी या आरडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट एफडी प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट इज प्रमोशन, तो बैंक के द्वारा किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, बाय एडवर्टीजिंग या फिर बाय रनिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स भी। आफ्टर दैट प्लेस के भी कहाँ से जो है वो प्रोडक्ट को एसेस किया जाता है, किस प्लेस के थ्रू एसेस किया जाता है, तो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ प्लेस एलिमेंट। पीपल कौन हो जाएंगे, वो सभी लोग जो कि एक प्रोडक्ट की आइडिया जनरेशन से लेकर के टिल द फाइनल डिलीवरी ऑफ दैट प्रोडक्ट तक इन्वॉल्व है, वो सभी लोग जो है पार्ट बनेंगे पीपल का। प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस विल बी द all the activities which are involved right from the idea generation of the product till the delivery of that product भी। फिजिकल एविडेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग जो है वो इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस है, तो यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पासबुक ऑफर की जाती है, चेकबुक ऑफर की जाती है, डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है। सो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग मिक्स भाई 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी इसको बोल देते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the P's in marketing mix are interlinked in order to effectively develop and market a product or services in the retail banking space, which one of the element is not relevant। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि 7 P's जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए उन 7 P's में से कौन सा एलिमेंट जो है वो इन 7 P's का पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रायोरिटी या फिर प्रोसेस। गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी प्रायोरिटी हियर। प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्रोसेस ये हमारे पार्ट बनते हैं 7 P's का। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया इनको। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस डज एन ऑर्गेनाइजेशन आंसर क्वेश्चंस लाइक हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ फॉर द ऑफरिंग। तो देखिए मार्केटिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस, मल्टीपल स्टेप्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर हम लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते हैं, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ फॉर द ऑफरिंग। सो मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एनालिसिस एंड मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम लोगों को अलग अलग स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मार्केटिंग एनालिसिस। अब ये जो मार्केटिंग एनालिसिस है इस स्टेज के अंदर हम लोग स्वॉट एनालिसिस और EIC एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करते हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। EIC एनालिसिस मतलब इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया जाता है गाइस। सो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है दैट बिकम्स द मार्केटिंग प्लानिंग गाइस। ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड कर देते हैं इनटू द स्मॉल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर छोटे छोटे सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए फिर प्लान बनाए जाते हैं भी किस तरह से हर एक प्रोडक्ट की जो है वो हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की जो है वो हम लोगों को मार्केटिंग करनी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। अब मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन में हम लोग एक्चुअल में आंसर करते हैं क्वेश्चंस को कि भाई कौन करेगा, कहां से करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। एंड फाइनल स्टेप इज मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग कंट्रोल के अंदर वी यूज टू इंश्योर कि भाई जो हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान बनाया था और उस प्लान के अकॉर्डिंग जो इंप्लीमेंटेशन की थी क्या हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है। सो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल गाइस। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू ATM, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या फिर all of the above। So what should be the right answer? The right answer will be option number D। The right answer will be option number D। Why? Because देखिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स क्या हो जाएंगे, ATMs दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। सो दीज आर दी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जिनके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज जो डिलीवर किए जाते हैं कस्टमर्स को। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं। सिमिलरली मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी हम लोग जो है मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर पाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ अ गुड ब्रांच लेआउट इंक्लूड promotes efficiency as it will ensure smooth flow of services. Internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer services. Provides a comfortable and congenial work environment to the staff, which results in high employee motivation and act as a morale booster. Serve as a image building tool for the bank या फिर all of the above। तो एक ब्रांच का अच्छा अगर लेआउट है तो क्या कुछ उसके एडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
अब देखिए अगर एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर जैसे ही आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हुए हैं, आपने उनसे पूछा कि मुझे जो है एफडी ओपन अप करवानी है। उन्होंने बोला कि सर आपको एफडी ओपन अप करवानी है, आप ऐसा कीजिए काउंटर नंबर 1 के ऊपर चले जाइए, यहाँ पे जो रमेश जी बैठे होंगे वो आपको बता देंगे एफडी के बारे में। आपने यहाँ पे एफडी ओपन अप करवा ली। एफडी ओपन अप करवाने के बाद आपने उनको बोला कि मुझे जो लोन की रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है। उन्होंने बोला काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, यहाँ पे जो सुरेश जी बैठे होंगे वो आपको लोन के बारे में बता देंगे। आपने लोन के बारे में बात की, आपने बोला कि भाई मुझे कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। इन्होंने बोला कि सामने ब्रांच मैनेजर का कैबिन है, यहाँ चले जाइए, ये आपको हेल्प कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिलैक्सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लोन भी। तो अब इससे क्या हुआ, एक तो एफिशिएंसी जो है इंश्योर कर ली हम लोगों ने, स्मूथ कम्युनिकेशन हो गया और बेटर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं सभी स्टाफ मेंबर्स इन प्रोवाइडिंग द बेटर कस्टमर सर्विसेज, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो स्टाफ के मेंबर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वजह से वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और उनका एक मोराल भी जो है बूस्ट रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका डेजिग्नेटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बैंक के लिए भी एक अच्छा अगर ब्रांच का लेआउट है तो एक अच्छी एक इमेज बनती है कि भाई उस बैंक में जाओ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। हर एक जो ब्रांच का स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और सब चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हम लोगों को वहां पे देखने के लिए मिलती है। सो एक इमेज बिल्डिंग टूल की तरह भी एक्ट करता है ब्रांच लेआउट। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन हियर। Next is the facilities available for mobile banking customers are facilities for using banking services from anywhere, easy operations instructions carried out by the customer, option to pay the utility bills, transfer of funds between the accounts within the same bank or to the another bank। तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं से भी जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज को असेस कर पाते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। इजीली ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए जा सकते हैं कस्टमर्स के द्वारा। यूटिलिटी बिल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल कैन बी पेड। अलॉन्ग विद दिस जो फंड्स हैं उनको भी ट्रांसफर किया जा सकता है बाय द कस्टमर्स विद इन द सेम बैंक, मतलब पीएनबी टू पीएनबी अगर फंड ट्रांसफर करने हैं दैट कैन बी डन बाय द कस्टमर बाय यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग। इसके अलावा पीएनबी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर फंड ट्रांसफर करने हैं दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द मोबाइल बैंकिंग। सो ऑप्शन E will be the right one here. After that, next question is the services offered for internet banking customers are view of balance and last few transactions, generate statement of accounts, transfer of funds between accounts within the bank, utility payment facility like payment of insurance premium, telephone bill and energy bill, या फिर all of the above। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स को क्या कुछ फैसिलिटीज जो ऑफर की जाती है, सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई कि भाई इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनके अकाउंट में बैलेंस कितना है और लास्ट जो ट्रांजेक्शन हैं वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने किए हैं, कितना अमाउंट उन्होंने अकाउंट से डेबिट हुआ, कितना अमाउंट जो क्रेडिट हो रखा है। स्टेटमेंट वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को बिटवीन द बैंक अकाउंट विद इन द बैंक। इसके अलावा यूटिलिटी पेमेंट की जा मतलब जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी पेमेंट की जा सकती है, जैसे टेलीफोन बिल, एनर्जी बिल या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे किया जाता है बाय यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ TAT, that is a turnaround time and customer compensation scheme is applicable to all customer transactions, all digital transactions in the bank, all digital transactions across all authorized payment systems या फिर all of the above। So the right answer will be option number D, that is all of the above। Harmonization of turnaround time and कस्टमर कंपनसेशन स्कीम का मतलब क्या है, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो राम नाम का एक कस्टमर है, ठीक है। अब इस कस्टमर ने होम लोन के लिए अप्लाई किया, इस कस्टमर का जो होम लोन है वो 15 दिन के अंदर जो है वो अप्रूव हो जा रहा है। दूसरा एक कस्टमर है, ठीक है, श्याम नाम का एक कस्टमर है, उसने भी होम लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका जो होम लोन है वो 30 दिन में जो है वो अप्रूव हो रहा है। सो दिस इज नॉट हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन कब होगी, जब चाहे राम हो, श्याम हो, चाहे कोई और इंडिविजुअल हो, जब होम लोन के लिए अप्लाई किया है तो 15 दिन के अंदर अंदर ही जो होम लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम भाई। एंड कस्टमर कंपनसेशन स्कीम क्या है कि भाई अगर कस्टमर के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है, जो क्वेरी रेज की गई है, अगर उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता तो उस केस में कस्टमर को कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है बैंक के एंड से। सो ये जो कस्टमर कंपनसेशन स्कीम और जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सभी ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो एप्लीकेबल रहता है, चाहे वो कस्टमर ट्रांजेक्शन है, चाहे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, चाहे वो ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन की जा रही हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। Next is integrated ombudsman does not include which of the following concept? So your options are one nation, one ombudsman, single portal for all the grievances, integration of all the existing schemes of the ombudsman, या फिर none of the above. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is none of the above। क्योंकि ये जो integrated ombudsman scheme थी इसको लाया ही इसलिए गया था so that one nation, one ombudsman का जो concept है उसको और
मटेरियलाइज किया जा सके, एक सिंगल पोर्टल हो, अलग अलग तरह के ग्रीवेंसीज के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन के पास ना जाना पड़े, एक सिंगल पोर्टल के थ्रू ही हर तरह के ग्रीवेंस को जो एड्रेस किया जा सके, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ ओम्बड्समैन। पहले क्या होता था कि भाई अलग अलग तरह के अगर ग्रीवेंसीज थे तो अलग अलग तरह के ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ता था और अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो था रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी। सो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का मोटो ही यही था कि ये जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स गिवन है those were the major objective of this integrated ombudsman. So none of the above will be the right one here. Next is, और हाँ, ओम्बड्समैन एक्चुअल में होता क्या है, ओम्बड्समैन के पास आप लोग, ओम्बड्समैन इज द हाईएस्ट एपिलिएट अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू अ ग्रीवेंस, जो कि आप लोगों को अराइज होता है इन केस ऑफ बैंकिंग गाइस। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऐप वर्क विदाउट द इंटरनेट फैसिलिटी, बिना इंटरनेट फैसिलिटी के कौन सी जो पेमेंट ऐप है वो काम करती है अभी? सो मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई 123 पे, या फिर मोबाइल वॉलेट्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूपीआई 123 पे। अब यूपीआई 123 पे के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि बिना इंटरनेट फैसिलिटी के भी जो फीचर फोन यूजर्स होते हैं उनके द्वारा भी फंड्स को जो ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। Next is, with regards to the cardless cash withdrawal from ATM, which of the following statement is correct here? Your options are: customer has to scan the UPI QR code of the ATM, cardless cash withdrawal is interoperable as per RBI directives, debit card is not required, या फिर all of the above. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is all of the above. अब देखिए, जब भी कार्डलेस कैश विड्रॉ किया जाता है, कार्डलेस कैश विड्रॉल किया जाता है फ्रॉम द ATM, तो वहाँ पे जो कस्टमर है ही कैन स्कैन द UPI QR कोड। QR कोड क्या है? QR कोड इज द क्विक रिस्पॉन्स कोड, ATM के ऊपर जो दिखेगा उसको जो UPI के थ्रू जो स्कैन कर लिया जाएगा। इसके अलावा कार्डलेस कैश विड्रॉल इज इंटरऑपरेबल, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर अकाउंट से फंड विड्रॉ करने तो उसी के ATM के ऊपर जो है आप लोग कार्डलेस कैश विड्रॉल का यूज कर पाएंगे। किसी भी अदर बैंक के ATM मशीन के थ्रू जो है वो कार्डलेस विड्रॉल जो है वो आप लोग कर पाते हैं भी। डेबिट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली डेबिट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी तो कार्डलेस कैश विड्रॉल बोला जा रहा है इसको। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। Next is, human intervention in the delivery of services are internal customers, specialized marketing personals, direct selling associates, या फिर all of the above। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी सर्विसेज डिलीवर की जाती है बाय द बैंक टू द कस्टमर्स तो ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन कौन से वो ह्यूमन इंटरवेंशन है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल कस्टमर, मतलब जो बैंक के खुद का इंटरनल स्टाफ है, क्योंकि देखिए जो ब्रांच का स्टाफ है वही सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ में। नया प्रोडक्ट जब भी लाया जाता है तो पहले ब्रांच के स्टाफ को यूज़ करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से हम लोगों को जो रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा अभी। नेक्स्ट जो हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन है इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, दोज आर स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स। अब ये जो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स रहते हैं, दीज आर एक्चुअली द MBA प्रोफेशनल्स, जिनको कॉलेज कैंपसेस से जो है वो रिक्रूट किया जाता है और इनके अंदर स्पेशल मतलब एक एक्सपर्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटिंग गाइज। आफ्टर दैट, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स की बात की जाए तो दीज आर द इंडिविजुअल जिनको फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर के ऊपर जो हायर किया जाता है कि भाई जितना वो जो है वो सेल आउट करके लाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उतना ही ज़्यादा जो है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा गाइज। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ये तीनों ही हमारे क्या हो जाते हैं? ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आफ्टर दैट, द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विसेज टू द कस्टमर आर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हिज इनकम लेवल, हिज फाइनेंशियल प्रोफाइल, हिज नीड, हिज रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड हिज लाइफ स्टेज। ऑप्शन बी इज सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच देयर रिक्वायरमेंट्स, पोस्ट सेल्स सर्विस, फॉलो अप फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर एम्पैथी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोगों को जो है इफेक्टिवली अपनी डिलीवर करनी है सर्विसेज टू द कस्टमर तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। हम लोगों को कस्टमर को समझना पड़ेगा, वो मिड इनकम कस्टमर है, हाई इनकम कस्टमर है, या फिर वो एक लो इनकम कस्टमर है, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसी है, मतलब उसके ऊपर लोन कितने चल रहे हैं, कहाँ पे वो डिफॉल्ट कर चुका है, क्या उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी ज़रूरत क्या है विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और किस तरह के उसको जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो कौन सी लाइफ स्टेज में है, क्या वो यंग एज कस्टमर है, ओल्ड एज कस्टमर है, या फिर हम लोगों को जो है वो मतलब एडल्ट कस्टमर जो है देखने के लिए मिल रहा है गाइज। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज पर्टिकुलर हम लोग जो कस्टमर को बेटर वे के अंदर समझ पाएंगे और बेटर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, बेटर काइंड ऑफ सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर पाएंगे भी। आफ्टर दैट, सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच द रिक्वायरमेंट,
क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कस्टमर की प्रेजेंट नीड को हम लोगों ने असेस कर लिया, साथ ही साथ उसकी फ्यूचर नीड को भी एड्रेस कर लिया। जैसे एक कस्टमर आप लोगों के पास आता है कि भाई हमें अपनी एफडी ओपन अप करवानी है, आपने बोला कि सर एफडी तो आपकी ओपन अप हो ही जाएगी, अगर आप लोग जो है वो एक नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे बैंक के द्वारा होम लोन ऑफर किया जा रहा है टू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग करना, कि भाई हम लोगों ने कस्टमर की प्रेजेंट नीड को तो एड्रेस कर दिया, फ्यूचर नीड को भी हम लोगों ने जो था वो केटर करने का काम कर दिया। सो अगर हम लोग जो है वो ये कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डिलीवर द सर्विसेज इफेक्टिवली। आफ्टर दैट पोस्ट सेल सर्विस टू फॉलो अप फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई अब हम लोगों ने कस्टमर को जो है वो मान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो सेल आउट कर दिया, अब क्रेडिट कार्ड देने के बाद हम लोगों को ये भी इंश्योर करना है कि क्या उसको पता भी है कि क्रेडिट कार्ड यूसेज करने से जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उनको रिडीम कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज पोस्ट सेल सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी अगर हम लोग इफेक्टिवली जो सर्विसेज है वो डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर्स को। आफ्टर दैट कस्टमर एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, टू पुट योर सेल्फ in the shoes of customer भी। So customer empathy is also one of the requirement for delivering the effective services to customer. So option E will be the right one. Next is tie-ups are entered into banks. टाइप्स आर एंटर्ड इनटू बाय बैंक्स फॉर बल्क सेल ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। सो बैंक्स के द्वारा जो टाइप्स किए जाते हैं अलग अलग तरह के, सो कौन कौन से जो एसेट्स हैं उनके केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि टाइप जो बैंक के द्वारा किए जाते हैं अभी, तो होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर ऑल ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो अलग अलग तरह की जो लोन्स हैं वहाँ पे बैंक्स के द्वारा जो टाइप किए जाते हैं, जैसे होम लोन के केस में हम लोग देख पाते हैं कि बिल्डर के साथ में जो बैंक्स टाइप करते हैं, ऑटो लोन के केस में जो है वो जो ऑटो डीलर्स रहते हैं उनके साथ टाई अप किया जाता है। एजुकेशन लोन के केस में वैसे ही हम लोग देख पाते हैं कि भाई यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनके द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो है वो टाई अप किया जाता है अभी। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद डीएसए मार्केटिंग मॉडल। डीएसए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मार्केटिंग मॉडल या फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट भी बोल देते हैं इसको भी। तो किस तरह का रिस्क रहता है, मार्केट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर रेपुटेशनल रिस्क भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेपुटेशनल रिस्क। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्योंकि हम लोगों ने अभी समझा कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं इनको हायर किया जाता है ऑन अ फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव फैच करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम फैच करने के लिए कई बार जो है वो क्या करते हैं, मिस सेलिंग कर देते हैं। भाई कस्टमर को बोल दिया कि भाई आज आप लोग लोन के लिए एप्लीकेशन दीजिए और कल आप लोगों का जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा, तो दिस इज मिस सेलिंग गाइस, जिस वजह से अल्टीमेटली किसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, बैंक की रेपुटेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। तो रेपुटेशनल रिस्क इज देयर। आफ्टर दैट वाई सीआरएम। अब सीआरएम होता क्या है पहले तो ये समझिएगा, सीआरएम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नीड टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉइज, द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम, डिलीवरी चैनल एफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग जो है बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं और वी कैन यूज दिस सीआरएम टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉइज। मतलब सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर एक्चुअल में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहां पे कस्टमर्स का पर्सनल डेटा, उनका प्रोफेशनल डेटा, उनका फाइनेंशियल डेटा, हर तरह का डेटा हमारे पास रहता है। तो इस सीआरएम का यूज करके हम लोग जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं बैंक की, और साथ ही साथ कस्टमर से जो है और एम्प्लॉय से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो डिराइव कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर तरह का डेटा है तो जो कंपटीशन रिटेल बैंकिंग में बढ़ रहा है, अब हम लोग अगर कस्टमर की नीड को सही से एनालाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं दोज विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर आर इटसेल्फ, ठीक है। तो कंपटीशन में अगर सस्टेन करना है तो सीआरएम का यूज करना पड़ेगा। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। फी बेस्ड इनकम कहाँ से होती है एक बैंक के लिए, जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल आउट किए जाते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। सो इनके थ्रू फी बेस्ड इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिसीव होती है एक बैंक को, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अब कौन से कस्टमर को कौन सा जो है वो ये प्रोडक्ट ऑफर करना है जिसके थ्रू बैंक को फी बेस्ड इनकम होगी, वो पता कैसे चलेगा, सीआरएम के थ्रू गाइस, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल रहता है। आफ्टर दैट डिलीवरी चैनल एफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, तो कौन से डिलीवरी चैनल के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को डिलीवर करना है, वी विल गेट टू नो दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मतलब किस तरह से हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है
सो दैट हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाइड फील करवा पाएं, उसके लिए भी सीआरएम की जरूरत पड़ती है। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन हेयर पे। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीआरएम इनिशिएटिव आर, क्या कुछ हम लोगों को जो है स्टेप्स इन्वॉल्व देखने के लिए मिलते हैं। कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल एंड डाइसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट, डिजाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू cater the different information buckets, offering the product and services to targeted and segmented customers from the information buckets with the right pricing and providing the right sale and service process to achieve the total customer satisfaction, tracking the customer information on dynamic basis to design the new product and services, या फिर all of the above। तो क्या कुछ स्टेजेस हम लोगों को इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए भाई, हम लोगों को सीआरएम के अंदर देखने के लिए मिलता है कि हम लोग कस्टमर की एक प्रोफाइल को कैप्चर करते हैं और उस प्रोफाइल को जो है वो हम लोग डाइसेक्ट कर देते हैं इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट, जहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है गाइस। अब हम लोग सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करते हैं टू द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बकेट। अब जैसे मान लो एक इन्फॉर्मेशन बकेट ये है जहाँ पे हम लोगों को कस्टमर्स का जो फाइनेंशियल डेटा देखने के लिए मिल रहा है। अब इस यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा है, मतलब उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल है कि भाई कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी इनकम हम लोगों को 50,000 से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब सभी वो कस्टमर जिनकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है उनके लिए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू टारगेटेड कस्टमर एंड सेगमेंटेड कस्टमर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन बकेट विद राइट प्राइसिंग। राइट प्राइसिंग क्या हो जाएगी कि राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे जो है चार्ज किया जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेज। और अगर राइट प्राइस के ऊपर राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो अल्टीमेटली कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन डायनेमिक बेसिस टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है लगातार। तो वो जो चेंज हो रहा है टेस्ट और प्रेफरेंस, वो हम लोगों को समझ कैसे आएगा, सीआरएम की हेल्प से समझ आएगा, जहाँ पे हम लोग उसकी डायनेमिक जो इन्फॉर्मेशन, जो चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है सीआरएम के अंदर, उसकी हेल्प से हम लोग जो है वो ट्रैक कर पाएंगे कि कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सीआरएमआर। अब देखिए सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। इट इंप्रूव्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल फॉर द बैंक, हेल्प्स द बैंक टू डिराइव इंक्रीज्ड शेयर ऑफ वॉलेट टू द ऑफ द कस्टमर, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, हेल्प्स टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल्स इन अ बेटर वे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई हियर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो सीआरएम की हेल्प से हम लोग अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं और क्रॉस सेल कर पाते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि हम लोगों के पास अगर कस्टमर का होलिस्टिक डेटा पड़ा हुआ है तो हम लोगों को पता है कि कस्टमर की अभी नई नई जो है वो मैरिज हो रखी है, ठीक है। तो अब वो जैसी बैंक में आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सर आपकी नई नई मैरिज हुई है, सो यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू व्हीकल, अ बिग व्हीकल फॉर यू। तो हम लोग व्हीकल लोन के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट जो ऑफर कर रहे हैं। सो क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल बढ़ जाता है इससे। इट हेल्प्स द बैंक टू डिराइव इंक्रीज्ड शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर सेम कस्टमर को जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि भाई कितने लंबे टाइम तक कस्टमर हमारे साथ जो जुड़ा रहेगा और कितने लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। आफ्टर दैट इट हेल्प्स टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल। अब डिलीवरी चैनल हम लोगों को अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी चैनल, ऑफलाइन डिलीवरी चैनल, हाइब्रिड डिलीवरी चैनल। सो मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स को बेटर वे में मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन। Next is what does customer relationship management deal within a retail banking? So storing client data and understanding the client's requirement, establishing close personal relationship with the customer, keeping in touch with the customer to ensure that their needs are understood, friendly behavior with the client, या फिर all of the above. So the right answer will be option number E. So customer relationship management के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, क्लाइंट के डेटा को स्टोर कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है। इसके अलावा वी कैन एस्टेब्लिश क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि भाई अगर कस्टमर का पर्सनल डेटा है तो उसके डेट ऑफ एनिवर्सरी के ऊपर हम लोगों ने उसको विश कर दिया कि हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सर, ठीक है, जिससे क्या होता है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है। कीपिंग इन टच विद द कस्टमर टू एंश्योर देयर नीड्स आर अंडरस्टूड, रेगुलरली कस्टमर से बातचीत करते रहेंगे हम लोग इस सीआरएम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसकी हेल्प से, कि भाई सर आपने जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लिया था क्या उससे आप लोग जो है वो अपनी जो नीड है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी नीड अभी भी फुलफिल नहीं हो रही है, देन यू कैन प्लीज लेट अस नो। सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द सीआरएम। आफ्टर दैट फ्रेंडली बिहेवियर विद क्लाइंट। सो क्लाइंट के साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक होमली रिलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये सीआरएम गाइस। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI। अब BCSBI क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग बेसिक कस्टम एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया भी। सो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जा सकें जब भी सर्विसेज डिलीवर करनी है टू द कस्टम इंडिविजुअल कस्टमर्स एज वेल एज टू द micro small enterprises guys. After that, which of the following fall under the purview of BCSBI? So ये जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके परव्यू में कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं? करंट अकाउंट, PPF अकाउंट, नॉन रेजिडेंट अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सभी अकाउंट्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जब भी करंट अकाउंट, PPF अकाउंट और नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को, तो जो कोड मेंशन है इन दिस बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा बैंक्स को भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज एम्ड एट द फॉलोइंग। तो क्या एम है भी इस BCSBI का? टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? एनकरेज मार्केट फोर्सेस through competition to achieve higher operating standards, promote a fair and cordial relationship between the customer and their bank, या फिर all of the above. So the right answer will be option number D. तो देखिए BCSBI का काम क्या है कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट करना जो कि फॉलो किए जाने चाहिए जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना कि भाई अगर कोई चार्जेस लेवे किए जा रहे हैं सो कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्यों चार्जेस जो हो लेवे किए जा रहे हैं। इसके अलावा BCSBI का अनदर एम क्या था कि भाई मार्केट फोर्सेज को एनकरेज करना थ्रू कंपटीशन। अब जैसे मान लो बैंक 1 है और बैंक 2 है, बैंक 1 ने जो है वो BCSBI के द्वारा जो कोड दिए गए हैं उनको ऑप्ट कर लिया, बैंक 2 ने ऑप्ट नहीं किया। तो ऑब्वियसली अगर इसने ऑप्ट किया इन कोड्स को तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स वुड हैव बीन मेट, जिस वजह से जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, अच्छे स्टैंडर्ड्स वाली सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड वाली सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कस्टमर यहाँ से माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए ये भी क्या करेगा, इन कोड्स को जो है ऑप्ट कर लेगा गाइस। सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस BCSBI। आफ्टर दैट टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक, तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे बैंक और कस्टमर के बीच में, दिस वाज आल्सो अ एम ऑफ BCSBI। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू द कस्टमर अंडर BCSBI कवर सेविंग्स अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंसेज, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो BCSBI के द्वारा दो तरह के कोड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, कमिटमेंट टू कस्टमर एंड कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। सो ये जो कमिटमेंट टू कस्टमर वाला कोड है इसके अंदर कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स जो कवर होते हैं? सो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन। सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंसेज, रेमिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग। तो ये सभी वो प्रोडक्ट हैं जो कि कवर होते हैं इन BCSBI, और जब भी इनको डिलीवर किया जाएगा कस्टमर्स को तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स विल हैव टू बी फॉलोड, ट्रांसपेरेंसी विल हैव टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो मीट होने चाहिए बैंक के द्वारा जब भी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जो डिलीवर किया जाएगा। जब और कौन कौन से वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे? विच आर मेंशन्ड अंडर कमिटमेंट टू कस्टमर, कोड ऑफ कमिटमेंट टू कस्टमर में जो मेंशन रहेंगे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर BCSBI। अब बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया है, बट इसके नोडल डिपार्टमेंट की तरह कौन एक्ट करेगा? CEPD दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2006, ऑम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर NBFC, ऑम्बर्ड्समैन स्कीम for digital transaction 2019. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is consumer education and protection department जो है it will act as a nodal department for BCSBI. So directly a fact based question here. After that the integrated ombudsman scheme is applicable to all public sector bank, all NBFC, all commercial banks या फिर all regulated entities. So the right answer will be option number D, that is all regulated entities. अब integrated ombudsman scheme से पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम्स थी वो NBFCs के लिए अलग थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अलग थी, बट इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम जो है वो सभी रेगुलेटेड एंटिटीज विच आर अंडर द परव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सभी के ऊपर जो है एप्लीकेबल रहेगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन है। नेक्स्ट इज फर्म नीड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा परटेनिंग टू मार्केटिंग फॉर, फर्म्स के द्वारा डेटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है फॉर projecting their organization as knowledge oriented, enabling the top management to keep control on over the sale force,
taking the required step for effective marketing of their product for utilizing their information technology capabilities. So what should be the right answer? The right answer here will be option number C, taking the required steps for effective marketing of their products भी. अब देखिए फर्म्स के द्वारा, जैसे मान लो ABC नाम की एक फर्म है, इसके द्वारा जो है वो अलग अलग तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है अभी. तो ये डेटा कलेक्ट करने से करेंगे क्या, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि भाई हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के अंदर कौन से प्रोडक्ट को जो है वो कौन से रीजन में लॉन्च करना है, कौन से प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट लाइन से एलिमिनेट करना है. सो एक डिसीजन ले पाएंगे रिगार्डिंग द इफेक्टिव मार्केटिंग कि भाई किस तरह से हम लोगों को जो अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, या फिर हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल का यूज करना है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज एन इफेक्टिव MIS फुलफिल्स. MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भाई. तो इसके द्वारा क्या फुलफिल किया जाता है? एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शनल एंड स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव, लिमिटेड टू अ करंट सिनेरियो, या फिर बोथ ए एंड बी. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. तो देखिए MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब हम लोगों ने देखा कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस डेटा से इंफॉर्मेशन को डिराइव किया जाता है. अब इस इंफॉर्मेशन को अल्टीमेटली डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी. सो इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, जो फैक्ट है उनके बेसिस के ऊपर हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं. उसके बाद अलग अलग फंक्शनल और स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है और जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाती है टू द एक्चुअल डिसीजन मेकर. टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसको बेस मान के वो डिसीजन लेंगे अपने टॉप लेवल को लेकर के. मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले पाएंगे. इसी तरह से जो लो लेवल मैनेजमेंट है उस तक वही इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी जिसके बेसिस के ऊपर वो जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले पाएंगे भी. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट इंक्लूड. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? MKIS इसको हम लोग बोल देते हैं अभी. सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? देखिए आज की डेट में अगर आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट में जो है वो ऑपरेट करवाना है तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. अब मार्केटिंग अगर आप लोगों ने इफेक्टिव करनी है तो आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए कि भाई कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कैसे करनी है. अब आज की डेट में दिक्कत ये नहीं है कि डेटा नहीं है, देयर इज ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब ये जो ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसी के रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम गाइस. सो इसके कुछ कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं. कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे. मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जो पार्ट नहीं बनता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का. सो क्या कुछ कंपोनेंट्स है इसके? मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम. ये कुछ हम लोगों को कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइस, दैट इज MKIS भी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो हम लोगों को कंपोनेंट देखने के लिए नहीं मिलता है गाइस. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आर. जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अल्टीमेट यूजर कौन है? द कंज्यूमर्स ऑफ द फर्म, द competitors of the firm, the decision makers in the firm, या फिर both A and B. So the right answer will be decision makers in the firm, जिन्होंने decision लेना है on the basis of that particular information guys. So those are the ultimate user भी. After that, next question is which of the following situation falls under the purview of marketing research system. अब ये जो marketing research system है it is a component of MKIS guys, that is marketing information system. So your options are Riddhi Bank wants to send Diwali greeting card to all its fixed deposit account holders with a deposit of 10,000 or more. Money Honey Bank want to have a profile of Kalahandi district to decide about the opening of a new branch there. Get Rich Fast Bank want some comparative business statistics with other 10 peer level banks in the country. Option D क्या बोल रहा है? Baroda branch of Prosperous Customer Bank is 12-year-old and it recorded a compounded annual growth rate of 20% in deposits during the first 10 years, which has been better than the industry average. However, during the last 2 years, the branch has witnessed a significant decline in its deposits. Managing director of the bank desires to know the cause for this reversal in the business trend and suggestion for the ameliorating the situation guys. So कौन सा जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, कौन सी सिचुएशन यहाँ पे फॉल कर रही है अंडर द परव्यू ऑफ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के ऊपर जो है वो काम करते हैं गाइज. सो दिस इज ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ कंप्यूटर यूसेज इन MKIS इज प्राइमरीली टू. कंप्यूटर्स का यूज हम लोग करते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर to generate the report,
टू मीट स्पेसिफिक यूजर नीड, रिट्रीवल ऑफ डेटा, या फिर फॉर डे टू डे ऑपरेशंस गाइज। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स गाइज। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Next is, which of the following statement is true? Marketing information system is not concerned with the evaluation of information collected from either primary source or secondary source. Option B क्या बोल रहा है? Marketing information requirements of a firm are very limited or for one time need. Marketing information system collects and analyzes the information as per the system initially prescribed and is not concerned with the type of information required by the management. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? टिपिकली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज. कंज्यूमर इज ऑफ नो रेलेवेंस ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सिंस ऑलमोस्ट एंटायर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हियर कि भाई जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो सेकेंडरी सोर्स, जैसे कोई ट्रेड जर्नल है, कोई पब्लिश्ड मैगजीन है, वहाँ से जो है वो कलेक्ट की जाती है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं गाइस. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट कंसर्न्ड विद इवेल्युएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. नहीं भी इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना ही तो मेजर काम है इसका. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. बी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म आर वेरी लिमिटेड एंड फॉर अ वन टाइम नीड. नहीं भी, इसको तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जब डिज़ाइन किया जाएगा तो मल्टीपल टाइम जो है वो इसका यूज़ किया जाएगा फॉर रीचिंग एज अ पर्टिकुलर डिसीजन गाइस. सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड एनालाइजेज द इन्फॉर्मेशन एज पर द सिस्टम इनिशियली प्रिस्क्राइब्ड एंड इज नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट टाइप. नहीं भाई, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है उसी तरह की इन्फॉर्मेशन को फैच किया जाता है बाय द MKIS गाइस. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई हमारी. आफ्टर दैट, कंज्यूमर इज ऑफ नो रेलेवेंस. नहीं भी, कंज्यूमर ही तो रेलेवेंस है, कंज्यूमर के लिए ही तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है कि कंज्यूमर को कौन से मार्केटिंग चैनल के थ्रू राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट द राइट टाइम प्रोवाइड किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस भी. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? योर ऑप्शंस आर सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन MKIS, इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया टेक्नोलॉजीज, MKIS डील्स विद इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, MKIS इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कि भी जो MKIS है वो डील करता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को, कि जो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट से, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, हम लोगों को 5 डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं. इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जो कॉमन स्ट्रेटेजी है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और उस स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेट किया जाएगा किसके साथ में? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ में. मतलब इन स्ट्रेटेजीज के बेसिस के ऊपर फिर अल्टीमेटली क्या लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ MKIS. सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. सुपर कंप्यूटर्स, नहीं भी, सुपर कंप्यूटर्स तो हम लोगों को जो है वो यूज होते हुए देखने के लिए नहीं मिलते हैं MKIS. नॉर्मल कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड. इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया टेक्नोलॉजी. नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पे जो है वो सिंपल नेटवर्क का यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेटिंग. आफ्टर दैट, MKIS इज अ डिसेंट्रलाइज. नहीं भी, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनका अलग अलग तरह का जो डेटा है उसको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर जो स्टोर किया जाता है. सो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. सो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है. सो गाइज, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मॉड्यूल सी के अंदर जो भी हम लोगों को MCQs देखने के लिए मिल रहे थे इन योर IIBF रेफर्ड मैकमिलन बुक. जहाँ पे मॉड्यूल सी के अंदर जो चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स के अंदर जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो भी MCQs थे उन सभी MCQs को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग JIB एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. जहां जाते ही कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा. यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके थ्रू JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहेंगी. इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले प्रोवाइड की जाएंगी. और अभी के लिए आप लोगों को जो लाइव क्रैश कोर्स अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसका एक्सेस भी इस मास्टर कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है. अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को रिविजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने इस
JIB एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों को जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। यहीं पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते ही INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं अंडर द टेस्ट सीरीज, जिनके थ्रू आप लोग सही तरीके से एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की भी। ठीक है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगे। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।